संविधान सभा में 25 नवंबर सन 1949 को दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अंतिम वक्तव्य आज भी जब तब चर्चा में आता रहता है। प्रस्तावित संविधान को लेकर सदन में चली बहस का जवाब ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा दिया गया था और इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में आखिरी भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हुआ था। विद्वता के अलावा व्यंग्य विनोद के तत्व भी इसमें काफ़ी झलकते हैं। मसलन एक माननीय सदस्य ने संविधान बनाने में काफ़ी वक्त लेने के कारण ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्राफ्टिंग कमिटी कह डाला था, यानी बिना स्पष्ट दिशा के जिधर तिधर डोलती रहने वाली कमेटी। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी बखिया उधेड़ दी, पर साथ में यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान का बनना खुद में कितना दुरूह कार्य था। 3 साल के अंदर इसके बन जाने का सबसे ज़्यादा श्रेय उन्होंने कांग्रेस पार्टी के आंतरिक अनुशासन और विद्रोही विचारों को सम्मोहित कर सकने की उसकी क्षमता को दिया। बहरहाल अभी के लिए इस भाषण का सबसे ज़्यादा विवादित पक्ष इसके अंत में आई 3 चेतावनियां हैं, जिनके बारे में हम गहराई से विचार करना चाहेंगे और अगर हो सके तो इनका खंडन मंडन भी किया जाना चाहिए। वह कहते हैं, अगर हम अपने लोकतंत्र को सिर्फ शकल में नहीं हकीकत में भी बनाए रखना चाहते हैं तो पहला काम हमें यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों पर ही डटे रहें। इसका अर्थ हुआ कि क्रांति के खूनी तरीकों का परित्याग करें, साथ ही सविनय, अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे तरीकों पर भी अमल करना छोड़ दें। आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके जब हमारे पास नहीं थे तब असंवैधानिक तरीकों का काफ़ी औचित्य था, लेकिन जब संवैधानिक तरीके सबके लिए खुले हुए हैं तब इन असंवैधानिक तरीकों का कोई औचित्य नहीं रह गया है। ऐसी गतिविधियां अराजकता का व्याकरण हैं और जितनी जल्दी हम इनसे किनारा कर लें उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। आंदोलनों के खिलाफ यह तर्क आज भी सरकारी पक्ष द्वारा बड़े दम से दिया जाता है। अभी हाल एक ऐसा इस साल से भी ज़्यादा लंबे किसान आंदोलन के लिए इस आशय की चुनौतियों बार बार उछाली गईं कि तीनों कृषि कानून संसद ने सारी प्रक्रियाएं पूरे करने के बाद पारित किए हैं। किसान नेताओं में दम है तो अगले आम चुनाव में अपनी मर्जी के सांसद चुन कर लाए और तीनों कानून रद्द करवा दें। लेकिन यह तो आज की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऊपर दर्ज बात उस समय कही थी जब महात्मा गांधी की हत्या हुए 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे। उनके सविनय अवज्ञा, सिविल नाफरमानी या सिविल डिसओबीडियंस, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह की चर्चा पूरी दुनिया में थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पूरा समाजवादी आंदोलन गांधी जी के सभी आंदोलन रूपों का विश्व धरोहर मानते हुए उन्हें जनता के हक की लड़ाई में आगे भी ज्यों का त्यों अपनाना चाहता था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में संघर्ष के ये सारे रूप असंवैधानिक थे और वे इन्हें अराजकता का व्याकरण मानते थे। उनकी दूसरी चेतावनी थी, जिन महान लोगों ने जीवन भर देश की सेवा की उनके प्रति कृतज्ञ होने में एक कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा होती है। यह चेतावनी भारत के लिए किसी और देश की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की राजनीति में व्यक्ति पूजा की भूमिका दुनिया के और किसी भी देश से ज़्यादा है। धर्म के मामलों में भक्ति आत्मा की मुक्ति का रास्ता है, लेकिन राजनीति में भक्ति अथवा व्यक्ति पूजा राष्ट्रीय क्षरण और अंततः
तानाशाही का सुनिश्चित राजमार्ग है। जिस समय यह बात कही गई थी उससे थोड़ा पहले तक राजनीति में जिस अकेले व्यक्ति के लिए महात्मा शब्द का व्यवहार होता था वह एक गांधी जी थे। कई कार्यकर्ताओं का उनके प्रति लगाव व्यक्ति के स्तर का था जिस तक बुरा नहीं माना जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे व्यक्ति पूजा भारतीय राजनीति की पहचान बनती गई। पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ कहने की बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा के प्रवेश को तानाशाही का राजमार्ग बता रहे हैं। लेकिन 1.5-2 साल की इमरजेंसी को छोड़ दे तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे होने के बावजूद तकनीकी तौर पर भारत अभी तक तानाशाही से बचा हुआ है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम भाषण की तीसरी चेतावनी राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में ना बदल पाने से जुड़ी है। ये कहते हैं कि 26 जनवरी सन 1950 को हम अंत विरोधियों से भरे एक जीवन से प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी जबकि सामाजिक और आर्थिक जीवन असमानता से भरा होगा। राजनीति में हम एक मनुष्य एक वोट और एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत पर चल रहे हैं, लेकिन अपने सामाजिक और राजनीतिक ढांचा के चलते जीवन में एक मनुष्य एक मूल्य के सिद्धांत का अनुसरण हम नहीं कर पाएंगे। इस हकीकत को अगर हम ज़्यादा समय तक नकारते हैं तो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र संकट में पड़ जाएगा। इस बिंदु तक पहुंचते ही पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के अंत संबंधों पर अद्भुत बात कही है। ध्यान रहे, सन 1949 का बीतता नवंबर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के 2 खेमों में साफ बंटवारे का समय भी है, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व वाला खेमा खुद को लिबर्टी की और सोवियत संघ की अगुवाई वाला खेमा खुद की इक्वालिटी का प्रतिनिधित्व बता रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने वक्तव्य के इस हिस्से में कहा कि लोकतंत्र के इन तीनों आधारभूत मूल्यों में एक को भी अलगाने का अर्थ है तीनों को खोखला कर देना। गौर से देखें तो इन तीनों चेतावनियों में सबसे अहम तीसरी वाली ही है। एक लोकतांत्रिक समाज शक्तियों के संतुलन से ही चलता है और संतुलन को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के संतुलन तक सीमित करके देखना समस्या को बहुत दूर से देखने जैसा ही है। अमेरिका में किसान भले ही 3% बचे हों, लेकिन उनके संगठन इतने मजबूत हैं और राजनीति में दबाव बनाने की उनकी क्षमता इतनी ज़्यादा है कि कोई भी अमेरिकी सरकार खेती को अलाभकारी बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन हमारे यहाँ लगभग सारी फीसदी आबादी खेती पर निर्भर होने के बावजूद एक इंटेंस ग्रुप, एक हित समूह है। इसके रूप में किसान की हैसियत कुछ भी नहीं है। ऐसा ही हाल छोटे उद्यमियों और दुकानदारों का है। और तो और इतने हल्ले के बावजूद अपने इर्द गिर्द हम रोज ही लोगों को कुछ खरीद कर ठगे जाते और नुकसान की भरपाई के लिए दर दर भटकते देखते हैं। सच्चाई यह है कि जिस सामाजिक आर्थिक समानता की बात डॉक्टर अंबेडकर कर रहे हैं, जो एक व्यक्ति एक वोट की राजनीतिक समानता को हवाई चीज न रहने दें, वह समय बीतने के साथ भारत के गरीब कमजोर तबकों के करीब आने के बजाय दिनों दिन उनकी पहुंच से दूर ही होती गई है। ऐसे में उनके सामने 2 ही रास्ते बचते हैं। सामने स्थितियों में वे राजनीतिक भक्ति का, व्यक्ति पूजा का रास्ते अपनाते हैं। अपने बिरादरी, अपने धर्म, अपने क्षेत्रों का कोई नेता खोजकर उसके पीछे पीछे डोलते रहना, जो खुद भी इन्हीं आधारों पर अपने से ऊपर का कोई नेता खोजकर उसकी जय जयकार करता रहता है। दूसरा और कभी कभी ही नजर आने वाला रास्ता आंदोलन और संघर्ष का है। गांधी जी की ही तरह सभी ने अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का कर सकने को नैतिक बल तो किसी के पास बचा ही नहीं। ऐसे में सत्ता या किसी ताकतवर निहित स्वार्थी तत्व के प्रति विरोध जताने का जो भी रूप समझ में आता है, उसमें लोग एकजुट हो जाते हैं। आमतौर पर इसमें भी किसी न किसी तरह की ठगी है उनके हाथ लगते ही, लेकिन कभी कभी वे सफल भी होते हैं। यह एक संयोग है कि पिछले 10 वर्षों में देश के कुछ सबसे बड़े जन आंदोलन
दिल्ली के इर्द गिर्द चले हैं। 2011 और 12 में जंतर मंतर और रामलीला मैदान में जन लोकपाल आंदोलन, फिर 2012 के अंतर में निर्भया कांड के खिलाफ व्यापक प्रतिरोध, और अभी थोड़ा ही पहले एक नया इतिहास बना देने वाला किसान आंदोलन। डॉक्टर अंबेडकर की पहली दोनों चेतावनियां आज किसी को इन सारे ही आंदोलनों को खारिज करती नजर आ सकती हैं, लेकिन इनको अगर तीसरी चेतावनी की रोशनी में देखा जाए, जो स्पष्ट रूप से देश के नेतृत्वकारी वर्ग के लिए हैं, तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर आज होते तो वह न केवल इन आंदोलनों में शामिल आम लोगों को माफ कर देते, बल्कि खुद भी इनका हिस्सा बनकर इन्हें और अधिक धारदार बनाने का प्रयास करते। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया गया है। आपको बताया गया है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 3 चेतावनियां जो देश